and welcome to Prakash Academy. स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कंटिन्यूएशन का पार्ट जो है आज वही कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम डिटेक्टिव बन जाएंगे और आज हम लोग ग्रेटेस्ट मिस्ट्री सॉल्व करने वाले हैं कि हाउ डज एन एटम लुक लाइक। ठीक है, आज आपको डिटेक्टिव बनना है और सॉल्व करनी है ये मिस्ट्री। तो आज जो टॉपिक्स होंगे वो कौन से होंगे? टॉपिक्स होंगे आज आपके डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। आपको सबसे पहले कि डेल्टन जी ने क्या करा, उनको सस्पेक्ट मान के हम आज सस्पेक्ट नंबर 1, 2, 3 ऐसे करेंगे। तो पहले हम डेल्टन जी ने क्या करा, देन मिस्टर थॉमसन ने क्या किया, देन थॉमसन जी का जो बहुत फेमस प्लम पुडिंग मॉडल है उसके बारे में देखेंगे, डिग करेंगे, सस्पेक्ट करेंगे थॉमसन जी को। देन विल गो ऑन टू रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट एंड देन बोज मॉडल। तो ये सब चीजें करने के बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाउ डज एन एटम लुक लाइक, और हम जो आज है वो हम पहुंचे कैसे। इन सब लोगों की वजह से ही पहुंचे, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बाद डेवलपमेंट होती रही और हम फाइनली आज जो प्रेजेंट मॉडल है एटम का वहां तक पहुंचे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अगर आपको लेक्चर थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कोई भी डाउट हो तो अपना कमेंट पूछ के क्लैरिफाई कर लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम सस्पेक्ट नंबर 1। कौन है? हमारे जॉन डेल्टन जी। अब जॉन डेल्टन जी ने क्या कहा, वो आप सोचो कि हमारे जो है वो वेदर ऑब्सेस थे बहुत ज्यादा टीचर, और वो क्या गैसेस पढ़ा करते थे बहुत ज्यादा। तो उनके किसी एक्सपेरिमेंट से उन्होंने एक बोल्ड क्लेम कर दिया। क्या क्लेम करा कि एटम जो है ना वो तो सॉलिड स्फीयर है। उन्होंने कहा क्या, एटम इज जस्ट अ सॉलिड स्फीयर। ठीक है जी, सॉलिड स्फीयर है किसके जैसे? बिलियर्ड बॉल के जैसे। अब आप खुद सोचो, आपने सॉलिड मार्बल बहुत सारे देखे, आप उसको ब्रेक कर सकते हो? नहीं कर सकते हम। तो उन्होंने कहा कि एवरी एलिमेंट हैज इट्स ओन यूनिक टाइप ऑफ मार्बल। आप लो कार्बन, आप लो हाइड्रोजन, आप लो ऑक्सीजन, हर एलिमेंट के एक यूनिक टाइप के मार्बल होंगे, उनका मतलब है। ठीक है, उन्होंने ऐसा प्रपोज किया। अब डेल्टन जी ने क्या था फ्लॉ, उसमें क्या था, हम तो एज अ डिटेक्टिव देख रहे हैं, क्या था, उन्होंने कभी एटम को देखा नहीं था। उन्होंने ये सिर्फ इन्फर करी थी चीजें। कहां से इन्फर करी थी? जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे उनसे। ठीक है, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट तो कुछ मिला, मिस्ट्री हमारी कुछ तो सॉल्व हुई कि चलो भाई ये एक एटम जो है वो बिलियर्ड बॉल के जैसे दिखता होगा। यहां तक हमें पता चला, डेल्टन जी ने ये बता दिया हमें। अब आए हम फर्दर कहां पे आए? अब हम आए 100 years लेटर, जे थॉमसन जी आए पिक्चर में। अब उनका क्या था, उन्होंने नया टूल यूज किया। क्या टूल था? कैथोड रे ट्यूब। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल में किया है कैथोड रे ट्यूब कैसे उसका सेटअप करते हैं, कैसे हमें उनको पता चला, इलेक्ट्रॉन को कैसे डिटेक्ट किया उन्होंने। तो ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में किया है। किसी को कुछ समझ नहीं आया है तो प्लीज पूछ लेना, नहीं तो प्रीवियस लेक्चर देख लो। अच्छा जी, तो उन्होंने टूल कौन सा यूज किया? आज हम स्टोरी के जैसे जा रहे हैं। तो ये उन्होंने यूज किया कैथोड रे ट्यूब। अब उन्होंने क्या किया, कैथोड रे ट्यूब में उन्होंने एक ग्लास ट्यूब ली जिसे सील कर दिया और उसकी एयर भी सक कर ली। ठीक है जी, अब सक कर ली एयर मतलब अंदर वैक्यूम हो गया, एयर सक कर ली। एक एंड पे तो लगा दिया नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिसे कहा गया कैथोड, और एक पॉजिटिव जिसे एनोड, और हाई वोल्टेज सप्लाई करी। अब जब हाई वोल्टेज सप्लाई करी तो एक बीम, कैथोड रे जो है वो निकली फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स एनोड। ठीक है जी, अब क्या है कि थॉमसन जी ने जो है वो क्या करा, इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स ट्यूब में रखी थी।
उन्होंने देखा कि बीम तो है पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही है, एनोड की तरफ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा भाई, जो है हमें पता है कि लाइक थिंग्स जो होती हैं वो रिपेल करती हैं लाइक चार्जेस, और ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो बीम आ रही है दिस इज नेगेटिवली चार्ज। क्यों? क्योंकि वो एनोड की तरफ जा रही थी, कैथोड से रे निकल रही थी और एनोड की तरफ जा रही थी, एनोड है पॉजिटिवली चार्ज। तो उन्होंने कहा दैट मीन्स ये जो बीम ऑफ रे जो जा रही है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और ऐसे उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करा। अब ये तो बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, है ना। डेल्टन जी को उन्होंने रॉन्ग प्रूफ कर दिया, क्योंकि उन्होंने तो, डेल्टन जी ने क्या कहा था कि एटम एक बिलियर्ड बॉल के जैसे, एक मार्बल के जैसे, पर यहां तो एटम को हम कह रहे हैं कि इट इज डिविजिबल, इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन भी है। किसने? ये तो जे थॉमसन जी ने कह दिया। अच्छा जी, अब एक नई प्रॉब्लम आ गई कि भाई एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो अब उसमें अगर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो कुछ पॉजिटिव भी तो होना चाहिए बैलेंस करने के लिए। बिल्कुल कुछ होना चाहिए। अब जे थॉमसन जी ने उस टाइम पे प्रोटॉन्स की डिस्कवरी ऐसी नहीं हुई थी। उन्होंने प्रपोज करा एक और मॉडल, किसका? एटम का मॉडल। डेल्टन जी ने बिलियर्ड बॉल के जैसे जस्ट स्फीयर बॉल कर दिया था। अब आए जे थॉमसन जी। जे थॉमसन जी ने कहा कि ये तो भाई एटम जो है इट इज लाइक प्लम की पुडिंग, पुडिंग है पूरी और प्लम है बीच में। क्या है? प्लम्स बीच में है, लाइक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, और बाकी की पूरी पुडिंग आप कह सकते हो दिस इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है जी। ऐसे ही वाटरमेलन मॉडल भी बोल सकते हैं कि सारा रेड जो पल्प होता है वाटरमेलन का उसको हम पॉजिटिव बोल दें, और जो ब्लैक सीड्स होते हैं वो नेगेटिव बोल दें। चॉकलेट कुकी आपने खाया होगा, चॉकलेट चिप कुकी। अब कुकी में चॉकलेट चिप्स थोड़े से होते हैं, वो चॉकलेट चिप को मान लो कि आपके नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, और बाकी की कुकी जो है दैट इज योर डो, जो हम पूरा बना रहे हैं दैट इज पॉजिटिव स्टेप। कुछ भी ले सकते हो आप इसमें। ये बहुत सही लग रहा था मॉडल कि भाई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी है और बाकी का जो भी है एटम वो पॉजिटिवली चार्ज है। पर क्या था? ये सारा गैस था। इलेक्ट्रॉन्स तो उन्होंने प्रूव कर दिए, पर पॉजिटिव वो प्रूव नहीं कर पाए। थॉमसन जी प्रूव नहीं कर पाए। उन्होंने ये गैस वर्क किया कि ये ऐसा हो सकता है कि एटम ऐसा हो। ठीक है, सो दिस इज जस्ट अ गैस वर्क। अच्छा, अब ये उन्होंने जैसे स्फीयर बनाया, क्लाउड ऑफ स्फीयर, इसमें कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज तो उन्होंने डिस्कवर कर दिया था, तो दैट इज फाइनल। पर पॉजिटिव चार्ज क्या ऐसे ही होता है? क्या है वो? गेस वर्क था, क्योंकि एटम को न्यूट्रल प्रूव करना था इसलिए। अच्छा जी, अब इसके बाद आ गए रदरफोर्ड जी, हमारे सस्पेक्ट थर्ड। उन्होंने न्यूक्लियर मॉडल बताया, एटम इज का न्यूक्लियर मॉडल कब? 1911 में। अब ये साइंटिस्ट न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट थे। उन्होंने डिसाइड किया थॉमसन मॉडल को कि हम इसे एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से टेस्ट करते हैं। अब टेस्ट को सेटअप करा होगा उन्होंने। बिल्कुल जी, सेटअप किया था। बहुत फेमस इनका गोल्ड फॉयल का एक्सपेरिमेंट। अब क्या किया उन्होंने एक थिन गोल्ड फॉयल ले ली। ठीक है, और क्या करा, यहाँ रेडियम सोर्सेस ले लिए, मतलब अल्फा पार्टिकल्स ले लिए। अल्फा रेज जा रही है गोल्ड फॉइल पे, और वो देख रहे हैं कि ये रेज कैसे डिफ्लेक्ट हो रही है। अब रेज को डिफ्लेक्ट करने के लिए उन्होंने ये जो है दिस पूरी ये स्क्रीन लगा दी है, ल्यूमिनेसेंट स्क्रीन, कि हम डिटेक्ट कर सकें जो स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स है। अब स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल, उन्होंने ये हीलियम ही क्यों लिए? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई और क्यों नहीं ले लिया भाई पार्टिकल? ये जो हम रेज जो जा रही है वो हीलियम ही क्यों ली?
क्योंकि जो है जे थॉमसन जी ने मोस्ट ऑफ द पार्ट जो आपका एटम था उसका पोर्शन कह दिया था पॉजिटिवली चार्ज। तो अब उन्होंने कहा कि अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ही गोल्ड फॉइल पे मैं भेजूंगा तो वो रिपेल होने चाहिए, वो बाउंस बैक कुछ होने चाहिए उनका, क्योंकि हमें पता है लाइक चार्जेस दे रिपेल। इसीलिए उन्होंने ऐसा किया, हीलियम पार्टिकल्स लिए, अल्फा पार्टिकल्स लिए। अच्छा जी, अब उन्होंने अल्फा पार्टिकल हमें पता चल गया कि क्यों करे, और उन्होंने फायर करा किस पे, गोल्ड फॉइल पे। अच्छा, अब प्रिडिक्शंस, क्या प्रिडिक्शन जे थॉमसन मॉडल के हिसाब से होना क्या चाहिए था जब अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल पे पड़ेंगे, तो क्या होना चाहिए था और क्या हुआ? विल डिस्कस बोथ द थिंग्स। तो होना क्या चाहिए था? होना तो चाहिए था कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज पॉजिटिवली चार्ज, तो पॉजिटिवली चार्ज इन द एटम दैट इज सॉफ्ट एंड स्प्रेड आउट, सो अल्फा पार्टिकल शुड जिप राइट थ्रू द फॉइल with no or little deflection, like firing a cannonball through a curtain of fog. और हुआ क्या? शॉक क्या मिला उनको? उनको तो मिला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गो स्ट्रेट। ज्यादातर ये हमारा एटम और ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स इसमें से स्ट्रेट ही पास हो गए। ऐसा आफ्टर एक्सपेरिमेंट तो ये रिजल्ट आया। बहुत थोड़े से थे जो डिफ्लेक्ट हुए लार्ज एंगल्स पे, और कुछ 1 out of 20,000 दे बाउंस्ड राइट बैक। सरप्राइज्ड बाय दिस, रदरफोर्ड ने कहा कि ये तो बहुत सरप्राइजिंग है, मतलब जे थॉमसन जी की जो प्रपोज्ड मॉडल था दैट इज नॉट करेक्ट। तो अब क्या कंक्लूड करा इन्होंने? इन्होंने कहा एटम तो मोस्टली एम्प्टी स्पेस है, तभी तो अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट उससे पास होके जा रहे हैं। सो वन कंक्लूजन, दिस इज गुड इनफ कि अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जा रहे हैं, देन वी कैन कंक्लूड कि एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस। अब उन्होंने कहा था कि कुछ फ्यू दे गेट डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल्स, तो उन्होंने कहा कुछ एटम के अंदर एक टाइनी डेंस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है जो रिपेल करता है किसको? अल्फा पार्टिकल्स को, और इसको उन्होंने कह दिया कि दिस इज न्यूक्लियस। ये आप देख रहे हो जो फिगर पिक्चर दिखाई हुई है, बस ऐसा उन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम दैट इज एम्प्टी, क्योंकि स्ट्रेट जा रहे थे, और बीच में है आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब एटम जो है, एटम में क्या क्या चीजें हो गई? एटम में हो गया न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, क्योंकि तब तक न्यूट्रॉन भी चैडविक जी ने डिस्कवर कर दिए थे कि वो जो न्यूट्रॉन पार्टिकल्स भी हैं विच आर चार्जलेस, तो वो भी सेंटर पे ही है विद प्रोटॉन। इन्होंने यही प्रपोज किया कि सेंटर पे है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। अब पर ये क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि व्हाई रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स दे डू नॉट लूज एनर्जी इन कोलैप्स। भाई कोई भी चीज है वो थोड़े टाइम बाद एनर्जी लूज कर जाएगी और वो तो कोलैप्स कर जाएगी, और फाइनली क्या, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है जा रहा है जा रहा है, फाइनली तो कोलैप्स होके न्यूक्लियस में ही चला जाएगा जो प्रपोज उन्होंने मॉडल उसके हिसाब से। तो ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा कोलैप्स तो होता नहीं है, तो ऐसा क्यों नहीं होता। अब क्या है, अब उन्होंने प्रपोज कर दिया कि एटम्स दे हैव अ स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस एट द सेंटर, एंड इलेक्ट्रॉन्स दे ऑर्बिट दिस न्यूक्लियस इन वास्ट एम्प्टी स्पेस। ये रहा आपका एटम, एटम के बीच में न्यूक्लियस,
यहाँ पे है आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर आपका रिवॉल्व कर, ठीक है। अब एक फ्लॉ बहुत बड़ा आ गया, क्या? हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फिजिक्स कि एक्सलरेटेड कोई भी चार्ज पार्टिकल्स है, एक्सलरेटेड चार्ज पार्टिकल हो गए आपके इलेक्ट्रॉन्स, वो ऑर्बिट कर रहे हैं किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड। तो दे मस्ट रेडिएट एनर्जी, उन्होंने कहा। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर लूजिंग एनर्जी, और अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं एनर्जी, then they should slow down and spiral into the nucleus in a fraction of second. ऐसा होना चाहिए ना, वो तो स्पाइरल होके उनको तो बिल्कुल न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से। सो ऑल एटम्स शुड कोलैप्स, और यूनिवर्स में तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। तो दिस वाज द फ्लॉ, मेजर बिग फ्लॉ। बहुत कुछ प्रपोज हो गया है एटम के बारे में, पर अभी भी कुछ फ्लॉ तो अभी भी है। चलिए जी, अब आ गए नील बोर। नील बोर जी ने क्या करा? क्वांटम सोलर सिस्टम उन्होंने डिवाइस किया। उन्होंने कहा 1930 में, रदरफोर्ड जी ने हमें बता दिया कि एटम में मोस्टली स्पेस जो है वो एम्प्टी है, सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है which is positively charged। अब उन्होंने क्या प्रपोज किया नील बोर जी ने? उन्होंने कहा कि ठीक है, एटम की ज्यादातर स्पेस एम्प्टी है और सेंटर में उसके न्यूक्लियस है which is positively charged, फाइन, पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं एनर्जी शेल्स में। उन्होंने नेम कर दिया इन एनर्जी शेल्स को KLMN शेल्स, ठीक है जी। ये डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हो गए इलेक्ट्रॉन्स के, डिस्क्रीट एनर्जी शेल्स, ऑर्बिट्स, और नाम दे दिया KLMN। तो दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी इन दीज स्टेबल ऑर्बिट्स। जब तक ये स्टेबल हैं तो ये कोई एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहे। एनर्जी कब एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है? जब एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट पे जंप कर रहे हैं वो। When they jump from higher energy shell to lower energy shell, then they release energy. Otherwise, they absorb energy. Jumping के टाइम पे only. Otherwise, कोई एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। अच्छा, अब KLMN तो उन्होंने डेजिग्नेट तो कर दिए शेल। अब हर जो ऑर्बिट है, हर जो है ये K है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, वो भी उन्होंने बताया। कैसे बताया? उन्होंने कहा 2n², इसके हिसाब से ही आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उस पर्टिकुलर शेल में। तो K जो है दैट इज नंबर 1, तो n की जगह डाल दो 1, तो कितना हो गया? 1 का स्क्वायर विल बी 1, so 2 into 1 2, so maximum 2 electrons can come in K shell। अब ऐसे ही हम L में आएंगे, L इज सेकेंड नंबर, so n यहाँ पे पुट कर दो 2, so 2 2 is 4 into 2, so that is 8। लाइकवाइज उन्होंने कहा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं 2n² से बता दिया। ब्रिलियंट था इनका मॉडल, सब ठीक चल रहा था। अब क्या हुआ? हाइड्रोजन एटम के लिए तो परफेक्ट था, पर जिनके 1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आए तो फिर वो सिंपल नहीं रहा कि इलेक्ट्रॉन्स दे डोंट मूव इन परफेक्ट सर्कल। तो इसमें इन्वॉल्व हो गया क्या? इलेक्ट्रॉन क्लाउड और क्वांटम मैकेनिक्स। अब ये जो है क्वांटम मैकेनिक्स का फंडा, ये हम लोग 11th स्टैंडर्ड में डिटेल में करेंगे। अभी हमें जरूरत नहीं है, जितनी हमें जरूरत है उतना हमने कर लिया। हमें कंसेप्ट पूरे क्लियर हो गए, हमें पता चल गया। बिल्कुल। अच्छा जी, अब
अब रदरफोर्ड की कौन सी लिमिटेशन थी और बोहर जी ने कैसे एक्सप्लेन करी? रदरफोर्ड का मेन ड्रॉबैक था कि एटम तो कोलैप्स होना चाहिए बिकॉज इट चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, दे रेडिएट एनर्जी, तो स्पाइरल होके कोलैप्स हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा था। तो बोहर जी ने कहा कि नहीं, वो तो स्टेबल ऑर्बिट्स में विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं और उनकी अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट है। They do not lose energy while moving in its orbit. Energy is only absorbed or emitted when electrons they jump between two energy levels. Understood? बहुत बहुत ही उन्होंने बहुत ग्रेट काम किया था, बहुत चीजें सॉल्व कर दी थी। अब क्या हो गया? अब हमें पता है, अब इन शॉर्ट क्या चीजें। डेल्टन जी ने तो मॉडल दिया था सॉलिड स्फीयर का, लाइक अ मार्बल। इनफ्रेंस दैट वाज नो एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं था, उन्होंने ऐसा इनफ्रेंस किया था। फ्लॉ क्या था? उन्होंने कह दिया था कि एटम जो है दैट इज इनडिविजिबल, ये प्रॉब्लम थी। आए थॉमसन जी ने प्लम पुडिंग मॉडल करा, क्योंकि उन्होंने पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिया। अब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कौन से एक्सपेरिमेंट? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। तो इसका मतलब उन्होंने कहा कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स तो है, नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूट्रल करने के लिए पॉजिटिव भी कुछ होना चाहिए। तो उन्होंने अपने हिसाब से दे दिया था प्लम पुडिंग मॉडल, और उनके हिसाब से कोई न्यूक्लियस नहीं होता। अब इस चीज को ही एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए रदरफोर्ड जी आए। उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया और उस पे पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल्स ही उस पे जब डाले तो क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट से पता चला कि एटम का तो मोस्टली स्पेस जो है एम्प्टी है, क्योंकि डायरेक्टली रेज पास कर गई थी स्ट्रेट। बहुत कम थी जो लार्ज एंगल स्पेस स्कैटर हुई, और बहुत ही कम, वेरी फ्यू, जो बाउंस बैक। तो उससे हमें पता चला कि न्यूक्लियर मॉडल, वो पता चला कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियर मॉडल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने ही न्यूक्लियस का टर्म लेके आए थे, डिस्कवर किया था। ठीक है, पर इनके हिसाब से एटम्स जो है अनस्टेबल है। क्यों? इलेक्ट्रॉन्स तो रेडिएट करेंगे एनर्जी और वो तो खत्म हो जाना चाहिए सारा का सारा एटम में गिर के, पर ऐसा तो होता ही नहीं है। बोहर जी आए, उन्होंने सोलर सिस्टम डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि सब अपने अपने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, रेडिएट नहीं करते, ओनली व्हाइल जंपिंग फ्रॉम देयर ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट दे रिलीज और एब्सॉर्ब। और ये भी मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन के लिए वर्क करा, जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे, वो उसको प्रूव नहीं कर पाए। ठीक है, ओके। तो अब कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, जस्ट एज अ रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, व्हाई डिड रदरफोर्ड एक्सपेक्ट अल्फा पार्टिकल्स टू पास थ्रू गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड? क्योंकि उन्होंने एज्यूम किया था कि यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज है, जैसा कि थॉमसन जी ने प्रपोज किया था, इसीलिए। हाउ डिड बोहर फिक्स रदरफोर्ड इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम? उन्होंने प्रपोज कर दिया था कि डिस्क्रीट ऑर्बिट्स है, इलेक्ट्रॉन्स दे मूव only in discrete orbits and they do not radiate energy while moving in those orbits. They radiate energy only when they jump from one orbit to another orbit. ठीक है, अब ये थोड़ा सा टिपिकल सा न्यूमेरिकल है। इन रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, इफ 1 in 20,000 अल्फा पार्टिकल्स दे रिबाउंड, what is the fraction of atom's volume occupied by the nucleus? अच्छा जी, तो क्या है ये रिबाउंड जो रेशियो है ना, वो है 3/2 टाइम्स टोटल रिबाउंड रेशियो। तो हम वो निकाल सकते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि 5 कर रहे हैं 10 में से, तो 5/10 - 5 करके उसका 3/2 कर लेंगे। चलिए ठीक है,
इंटू 10⁻⁷ बहुत कम आते हैं। Why Bohr's model is only valid for hydrogen? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन तो भूल ही गए थे, वेव पार्टिकल नेचर इलेक्ट्रॉन का भूल गए थे, मतलब तब तक डिस्कवर नहीं हुआ था, ये सब चीजें तो आई ही नहीं थी, इसीलिए सिर्फ हाइड्रोजन पे लग पा रहा था क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं क्लास। मैं होप कर रही हूं कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा, और डेप्थ में हम 11th में करेंगे, अभी आपको जरूरत नहीं है, ये मॉडल्स को हमें इतनी करने की जरूरत थी वो हमने पूरा कर लिया है। अब आप किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको लेक्चर थोड़ा भी बेनिफिशियल लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो, सी यू, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, ओके, चलो सी यू।